मॉडिफिकेशन, हमें कभी भी किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है तो हम किसी न किसी टूल का यूज़ करते हैं, जिस टूल की हेल्प से हम उस चीज़ को और मॉडिफाई कर देते हैं। वैसे ही थर्मल फिजिक्स, हमें थर्मल फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस टूल को हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। हम उस टूल्स का यूज़ करके हम थर्मल फिजिक्स बिल्ड करते हैं। और जितने भी बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े PhD होल्डर्स हैं, जो सो कॉल्ड बड़ा आपको बड़ा बड़ा कहते हैं, अगर वो कभी भी ये बात बोलते हैं कि ये लो है थर्मल फिजिक्स का, लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो गलत पड़ा। जब भी कभी कोई फिजिसिस्ट ये बोल रहे कि ये चीज़ है, ये लो है, ये होता है, ये होता ही है, तो वो गलत पड़ा। क्योंकि थर्मल फिजिक्स को बिल्ड करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो एस्टिमेटेड है, वो फिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मतलब ही यही है, वो डेटा पे डिपेंडेंट है, वो फिक्स नहीं है, वो एस्टिमेटेड है। और जितने भी हम लॉज पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो सब कुछ, जितने भी लॉज हैं वो सब एस्टिमेटेड है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत मिसकंसेप्शंस है। शायद क्वांटम फिजिक्स के बाद कोई ऐसी ब्रांच जिसमें सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के, वो थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल बोलना, उसमें मेरे हिसाब से कुछ गलत है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है। क्योंकि हम एब्सोल्यूट लेके चलते हैं, ये थर्मल फिजिक्स है, वो स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, वो एब्सोल्यूट नहीं। जैसे टेम्परेचर क्या होता है? इट्स अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जब हम क्लासिकली जाते हैं, लोगों ने जो बहुत एंशिएंट टाइम में थे, उन्होंने किसी चीज़ को छुआ, उनके रिफ्लेक्सेस काम करे, उन्होंने उसे गर्म बोल दिया। किसी चीज़ को छुआ, उसे उन्होंने ठंडा बोल दिया, तो उनके रिफ्लेक्सेस काम करे, उन्होंने ठंडा बोल दिया। ये उनके सेंसेस के बेसिस पे उन्होंने दो चीज़ों को बोल दिया, गर्म है, ठंडा, और उनके बीच में भी कुछ गर्म ठंडे के बीच में होता है। तो उन्होंने उन चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक टेम्परेचर जैसी चीज़ ले गए कि टेम्परेचर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई चीज़ तुम्हारी रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंग, तुम्हें रिफ्लेक्सेस किसी चीज़ को लेके काम नहीं कर रहे, मतलब उसका टेम्परेचर नहीं है, होता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये एंशिएंट टाइम पे लोगों ने निकाले थे। दैट डजंट मीन कि सही है। वैसे ही एक्चुअली में टेम्परेचर देखा जाए, एक्चुअली में टेम्परेचर होता क्या है? अगर हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे, क्लासिकल फिजिक्स में जाएंगे, तो हम क्लासिकल फिजिक्स में जो चीज़ पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स में जो चीज़ पढ़ते हैं, उनके अंदर एक डिफरेंस है। क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है किसी भी पार्टिकल, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल के पास कोई भी एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होगी। और वही डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एनर्जी स्टेट्स डिफाइन कर रही है कि एनर्जी स्टेट्स में होती है, ये एनर्जी स्टेट्स होती है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर दरअसल मेजरमेंट है पार्टिकल का एक सिस्टम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। अलग अलग एनर्जी स्टेट में पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सिस्टम के अंदर, वो उसका टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होते हैं पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर, वो उसका टेम्परेचर डिफाइन कर रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है? हॉटर बॉडी नहीं, हाई टेम्परेचर, हाई रैंडम मोशंस। क्लासिकली देखा जाए तो हाँ, लेकिन पार्टिकल जब उसके पास इनफ एनर्जी होती है टू ऑक्यूपाई हाई एनर्जी स्टेट्स, तो हाई टेम्परेचर होता है, एंड सिमिलरली लोअर टेम्परेचर। वैसे ही हम जाते हैं, कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं पहले थोड़े से एंट्रोपी को लेकर। एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डर, रैंडमनेस, फंक्शन ऑफ स्टेट्स। ये हम चीज़ें एंट्रोपी को डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं। और हम ये भी बोल देते हैं कि ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाना, या हमने लॉज डिफाइन करे हुए हैं कुछ, जो लोग कहते हैं लॉज होते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस। कंसेप्ट है, ये तो हमेशा सही होता है, गलत कंसेप्ट है, ये नहीं होता है। ये भी स्टैटिस्टिकल
स्टैटिस्टिक्स पे बेस है, ये एब्सोल्यूट बात नहीं है। और अगर कोई भी फिजिसिस्ट अगर ये बात बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। और जब तुम सच में एक्चुअली फिजिसिस्ट को पढ़ोगे, वो कोई ऐसा दावा नहीं करते होता ही है एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एस्टिमेटेड है, एब्सोल्यूट बात नहीं है। क्योंकि बात ये है कि आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स है, एक डेक है जिसके अंदर 52 कार्ड्स है, तो 52 फैक्टोरियल उसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं कि आप उन कार्ड्स को कैसे अरेंज करोगे। उसके पास 52 फैक्टोरियल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, मतलब 8.07 इंटू 10⁻67 पॉसिबल अरेंजमेंट। तो अगर हम यूनिवर्स में 1 सेकेंड पर शफल लें कि हमने शफल करे तो 52 फैक्टोरियल पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो हमने यूनिवर्स में 1 सेकेंड पर शफल ले लिया, तो 10⁻67 सेकेंड और 10⁻60 ईयर्स है यहाँ पे निकल के आते हैं, जो एज ऑफ यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा होता है। ये निकल के क्या रहा है? रीअकरेंस। यह पॉइंट के रिकरेंस, इस बात को प्रूफ कर रही है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। अब अगर आपके रूम में 3 पार्टिकल है, एक टाइम के बाद वो तीनों पार्टिकल वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम फिक्स वॉल्यूम और फिक्स एनर्जी है उस रूम में, और यही पॉइंट के रिकरेंस प्रूफ करते हैं कि हाँ ये होगा, पर इसका टाइम एज ऑफ यूनिवर्स से ज़्यादा, मतलब एज ऑफ यूनिवर्स से ज़्यादा टाइम बाद आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी डिक्रीज होती है आइसोलेटेड बॉडी की भी, ये बात बोलना बिल्कुल गलत है। स्टैटिस्टिकली हमने देखा है, एस्टिमेटेड है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है कि एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अगर हम एक फेज स्पेस लें, फेज स्पेस मतलब स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स अ सिस्टम कैन बी, तो उसको हमने फेज स्पेस बोल दिया। तो मतलब एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हर एक पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं सिस्टम में, और स्टेट्स हम सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी लेकर चलते हैं। तो उसकी हमने कुछ वॉल्यूम बोल दी कि फेज स्पेस की वॉल्यूम होती है, तो 6 डायमेंशनल होगी, जिसके अंदर 3 जो होंगे पोजीशन के और 3 मोमेंटम के। अभी इसमें हम जाने से पहले थोड़ी सी बातें और करते हैं, समझते एंट्रोपी का कनेक्शन। एंट्रोपी हमने पिछली वीडियोस में भी बातें करी है अपनी न्यूटन चारों रूम की। एंट्रोपी जो होता है KBLNW, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू लॉगरिथमिक ऑफ माइक्रो स्टेट्स या क्वांटम स्टेट्स। तो वही बात है, क्या रिकरेंस में मतलब एंट्रोपी का कम होना होता है? यस, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे अभी हमने बताया, लेकिन ये होता है। तो वही बात है, सेकंड लॉ जो है हमारा वो स्टैटिस्टिकल है, एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो भी हम इस पे बात करते कि होता क्या है। एंट्रोपी को हम डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज द सिस्टम, द इनसाइड्स ऑफ सिस्टम विदाउट चेंजिंग हाउ इट लुक्स ऑन द आउटसाइड्स। मतलब एक पार्टिकल है, मैंने अरेंजमेंट नहीं बोला, रीअरेंजमेंट बोला। एक पार्टिकल है, कितने नंबर ऑफ वेज ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो रीअरेंज हो सकता है। मतलब एक पार्टिकल था, रैंडमली एक सिस्टम के अंदर मूव करे जा रहा था, तो मूव कर रहे हैं, तो अरेंज नहीं रीअरेंज हो रहा है, और इसी के नंबर ऑफ वेज वो रीअरेंज हो जाता है, रीअरेंज हो सकता है, वही डिसऑर्डर होता है। और यही मेजरमेंट आप एंट्रोपी बोलते हो, और ये होता है आपके रैंडम वॉक की वजह से। समय के साथ साथ जो रीअरेंजमेंट है, क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं तो रीअरेंजमेंट समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो आप बोल रहे हो एंट्रोपी बढ़ती जाती है। इस वजह से हमें ये लगता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और दूसरी चीज हम एक और चीज पढ़ लेते हैं कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चीज जाती है। ये तो होता ही है भाई, नहीं, ये भी स्टैटिस्टिकल है, ये भी एब्सोल्यूट बात नहीं है। बात क्या है कि एक पार्टिकल जो है ट्रैवल करता है हाई टेम्परेचर से लोअर तक, ये हमने सबने पढ़ा। क्या सच में होता है? हाई टेम्परेचर को हम ये समझते हैं कि हाई रैंडम मोशन होता है,
और लो टेम्परेचर मतलब लो रैंडम मोशन होता है। तो जहाँ पे हाई रैंडम मोशन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि उसकी हाई रैंडम मोशन है तो वो पार्टिकल रैंडमली मूव करते हुए लो रैंडम मोशन में जाएगा, और जैसे वो जाएगा तो ट्रैवल करके हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर का मतलब ही हाई रैंडम मोशन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि पार्टिकल वहाँ जाए। तो इस वजह से हम बोलते हैं ट्रैवल कर रहा है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पार्टिकल, जबकि ये स्टैटिस्टिकल बात है, एब्सोल्यूट बात नहीं है। और इसका जो लूप होल है वो तुम्हें दिख भी रहा होगा, और मैं बताता हूँ क्या है। तो जैसे वो वहाँ पे जाएगा लो टेम्परेचर में, मतलब लो रैंडम मोशन है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे वो पार्टिकल जिनके लो रैंडम मोशन है, और वो दूसरा जो पार्टिकल है जो हाई टेम्परेचर से है वो आएगा, तो इसके साथ इंटरेक्शन की वजह से उसका जो रैंडम मोशन है उस सिस्टम का वो बढ़ जाएगा। तो जिस वजह से आप बोलोगे कि एंट्रोपी बढ़ी, तो एंट्रोपी तो बढ़ गई। इस वजह से लोगों को और लगता है कि एंट्रोपी तो हमेशा इंक्रीज ही होती है, एंट्रोपी तो कभी कम हो ही नहीं सकती। दरअसल ऐसा नहीं होता क्या है कि एक हायर टेम्परेचर मतलब हाई रैंडम मोशन है, मतलब उसके पास क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसके पास हाई प्रोबेबिलिटी है ट्रैवल करने की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में। मतलब वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में जाने की उसकी ट्रैवल करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और लो टेम्परेचर का मतलब ये है कि लेस रैंडम मोशन, मतलब क्वांटम मैकेनिकली मतलब उसके लेस प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है ट्रैवल कर पाए डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में। तो जब जो लेस टेम्परेचर में जो पार्टिकल है उसने मान लो अपना मैक्सिमम एनर्जी स्टेट अचीव कर ली, अब जब उसने अपनी मैक्सिमम एनर्जी स्टेट जितनी उसकी हो सकती थी उस इंडिविजुअल पार्टिकल की, जब उसने उसको अचीव कर लिया तो उससे ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं, तो वो जंप कैसे कर सकता है उस एनर्जी स्टेट में। और जब वो जंप ही नहीं कर पाएगा तो हायर टेम्परेचर में कैसे जा पाएगा, मतलब उस जगह पे हाई टेम्परेचर में जा ही नहीं सकता, ट्रैवल कर ही नहीं सकता उससे आगे, तो क्योंकि वो तो उसकी तो मैक्सिमम एनर्जी स्टेट ही यही थी, वो कैसे जंप करेगा, जा ही नहीं पाएगा। इस वजह से लोगों को लगता है कि हमेशा पार्टिकल हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, जबकि इसमें दिक्कत ये है कि टेम्परेचर का मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में चला गया तो इसके बाद वो जंप नहीं कर पाएगा, बल्कि इसमें जो लूप होल है वो ये है कि पहली बात आप प्रोबेबिलिटी खेल रहे हो कि हाई रैंडम मोशन होता है क्लासिकली, जबकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये कि वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में जा सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। और क्वांटम मैकेनिकली भी जी अगर आप इससे आगे नहीं जा सकता पार्टिकल इस एनर्जी स्टेट से, यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो दिक्कत है, लूप होल है, वो ये है कि हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि एवरेज एनर्जी और इंडिविजुअल पार्टिकल एनर्जी को हम एक समझ, तो जो टेम्परेचर है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टिकल सेम एनर्जी स्टेट में, कुछ कम में होंगे कुछ ज़्यादा में होंगे, लेकिन जो उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उससे देखते हैं हम उसका टेम्परेचर कि वो कैसे है। तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हायर में होंगे कुछ लोअर में होंगे, तो जब कोई पार्टिकल मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में चला गया तो जो लोअर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल थे उसी टेम्परेचर पे जैसे वो आपस में कोलाइड करेंगे तो कुछ एनर्जी डिसिपेट करेंगे, जैसे वो जो ऊपर एनर्जी स्टेट में कोई पार्टिकल था जैसे वो उस एनर्जी को गेन करेगा जो उनके कोलिजन से डिसिपेट हुई, तो जैसे वो गेन करेगा वो उसे जंप कर देगा और वो हाई टेम्परेचर में चले जाता है। लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी जो आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से पार्टिकल हम ओवरऑल जब स्टैटिस्टिकली देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही जाता है, लोअर से हायर जाता ही नहीं, जबकि लोअर से हायर जा सकता है, और जैसे लोअर से हायर जाएगा तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए। और यही पॉइंट के रिकर्जन बोलता है कि ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए टाइम यूनिवर्स से भी ज़्यादा, जो एज ऑफ यूनिवर्स है उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा हमारी जो है एंट्रोपी उस चीज़ को सिस्टम की डिक्रीज होने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती।
और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो सकती है, कोई लोअर टेम्परेचर में कोई पार्टिकल को हायर में भी जा सकते हैं। ये जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि ये होता ही है, ये दिक्कत ये है कि हम उन्हें एब्सोल्यूट मान के चले गए, जबकि वो स्टैटिस्टिकल है। तो एक्चुअली में रैंडमनेस हमने बोली कि एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, रैंडमली मूव करे जा रहे, तो उसके पास रीअरेंज होने के नंबर ऑफ वेज बढ़ते जाएंगे। इस वजह से आपको ये लगता है कि एंट्रोपी बढ़ती है। एक्चुअली में हमने इसके अंदर जो हमारा लूप होल है वो ये है हमारे कंसेप्ट में कि हमने रैंडमनेस को क्या समझा।